हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम S3 बकेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, S3 का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं S3 है क्या। S3 एक ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ स्टोरेज है। ये EC2 के EBS वॉल्यूम से डिफरेंट है। EBS वॉल्यूम में आपको SSD और HDD टाइप की डिस्क मिलती है जो आप EC2 इंस्टेंस में अटैच करते हो। बट जब आप S3 की बात करते हो, ये आपके लिए बल्क में डेटा अपलोड करने के लिए एक बकेट एक स्टोरेज आपको देता है। जैसे जब आप EC2 इंस्टेंस में EBS वॉल्यूम अटैच करते हो तो वहाँ पे आपको साइज देना पड़ता है, बट S3 बकेट के लिए आपको कोई साइज देने की ज़रूरत नहीं है। ये अनलिमिटेड स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। और S3 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज को सपोर्ट करता है। लाइक यू कैन स्टोर डेटाबेस फाइल, यू कैन स्टोर TXT फाइल और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इसके साथ ही साथ आप .mp3, .mp4, .exe या फिर किसी भी टाइप का या फिर आपके कोई ISO भी अपलोड कर सकते हो। तो कहने का सेंस ये है कि S3 आपको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप का, किसी भी साइज़ का डेटा आप अपलोड कर सकते हो। और इसमें डिफरेंट क्लास आती है, इसके बारे में हम बाद में बात करें। तो अगर आप S3 के डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर। इसके साथ ही साथ जब आप S3 बकेट के लिए आप S3 स्टोरेज यूज़ करने वाले हो तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये ग्लोबल सर्विस है। ये कोई रीजनल सर्विस नहीं है, ये एक ग्लोबल सर्विस है IAM की तरह, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, S3 में एक बकेट क्रिएट करते हैं। बकेट में हम बकेट मीन्स हो गया कि एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज की बात की मैंने, तो ये क्या होता है। आप जब भी बकेट क्रिएट करोगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आप बकेट क्रिएट करोगे। जब आप अपना ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे उसके लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास प्रोवाइड करता है S3। जैसे आप कोई ऐसा डेटा स्टोर करते हो जिसकी आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड स्टोरेज यूज़ करोगे। इसके साथ ही साथ इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज है, इसमें हम बात करते हैं। जैसे S3 स्टैंडर्ड हो गया, इंटेलिजेंट टियरिंग हो गई, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो गया, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो गया, ग्लेशियर की सर्विस हो गई। ऐसे सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्टैंडर्ड S3 काइंड ऑफ अगर ऑब्जेक्ट अपलोड करना है तो इसमें क्या क्या मुझको मिलता है। पहली बात तो ये लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट परफॉर्मेंस आपको देता है। जनरली हम किसी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करने के लिए यही क्लास हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड स्टोरेज, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है 11 × 9 है, ये 99.9999% का आपको ड्यूरेबिलिटी मिलती है। और इसमें आपको अवेलेबिलिटी जो 99.99% की अवेलेबिलिटी मिलती है। अब आप क्वेश्चन करोगे ये ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी, ठीक है। पहले हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं S3 बकेट में कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर करता हूँ वो मुझे 24/7 एक्सेस होना चाहिए, बट ये एक नेटवर्क पे बेस्ड सर्विस है तो इसीलिए इन्होंने 100% की अवेलेबिलिटी नहीं दी। इसका मतलब ये है, अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि मैंने डेटा स्टोर किया और मैं जब चाहूँ इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि जब ये डेटा हमेशा मिलता रहेगा तो ये 99.99% ऐसा इन्होंने अपना SLA क्यों दिया हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि ये नेटवर्क बेस्ड सर्विस है, तो नेटवर्क में कुछ नेटवर्क ग्लिच की वजह से या कुछ मेंटेनेंस की वजह से आपको ये कुछ टाइम के लिए अनअवेलेबल हो सकता है डेटा। तो आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर 99.99% अवेलेबिलिटी है तो एक दिन में कितना डाउन टाइम मिलेगा। तो इसके लिए हम आते हैं गूगल पे और
SLA कैलकुलेटर सर्च कर लेते हैं। तो जो पहला URL है इसको आप हिट करो uptime.is। तो यहाँ पे देखो 99.99% को अगर मैं हिट करता हूँ तो ये देखिए डेली क्या है कि 8 सेकेंड्स का डाउन टाइम आपको मिल सकता है, वीकली 1 मिनट और मंथली 4 मिनट्स का डाउन टाइम आपको मिलता है, क्वार्टरली 13 मिनट्स और एक साल में लगभग 52 टू 53 मिनट्स का डाउन टाइम रहेगा, जिसमें ये लोग मैनेज करते हैं कि नेटवर्क में अगर कुछ चेंजेस करने वाले हैं या कहीं पे भी नेटवर्क डाउन है उसकी वजह से, या फिर अपनी सर्विस को जो S3 के बैकग्राउंड में सर्विसेज रन कर रही हैं, कुछ हार्डवेयर रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ डाउन टाइम मिलता है। इस वजह से इनका जो SLA है वो 99.99% है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी का इन्होंने दिया है 99.999999%, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज कि आप अपने लैपटॉप में या अपने हार्ड डिस्क में कुछ डेटा स्टोर करते हो और आफ्टर सम टाइम नहीं कि कुछ महीनों या सालों के बाद जब आप वो डेटा कहीं और कॉपी करते हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि कुछ KB या कुछ बाइट्स का डेटा हमारा कॉपी नहीं हो रहा है, वो स्किप करने के लिए बोलता है। तो उतना हमारा कुछ एक KB का या बाइट्स का या बिट्स का कुछ डेटा लॉस हो रहा है, तो वही हमारी ड्यूरेबिलिटी है। इसीलिए इन्होंने ये बताया है कि आपको पूरा डेटा 100% नहीं मिलेगा, कुछ बिट्स या बाइट्स का डेटा या KB का डेटा लॉस होगा, ठीक है। और ये सपोर्ट करता है, लाइफ साइकिल को सपोर्ट करता है, SSL को सपोर्ट करता है, ठीक है। और इन्होंने बैक्ड विद द जो इनका S3 का SLA है अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। फिर आते हैं दूसरा क्लास है हमारा इंटेलिजेंट टियरिंग। इंटेलिजेंट टियरिंग का मतलब है कि इसमें भी अगर आप आओगे तो ये स्टोरेज क्लास क्या कहता है कि आपको अलग टाइप का डेटा स्टोर करने, अगर आपने इंटेलिजेंट टियरिंग में स्टोर कर दिया डेटा, तो ये क्या करता है कि ये फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट टाइप की सर्विस को ये प्रोवाइड तो करता ही है, बट अगर कोई डेटा, मान लीजिए कि आपने 10 डेटा को इंटेलिजेंट टियरिंग में स्टोर किया, बट आपने कुछ डेटा को एक्सेस किया और कुछ डेटा को एक्सेस नहीं किया, जो कि वो इनफ्रीक्वेंट में वो कंसीडर होगा, जिसके ऊपर आपको 40% का स्टोरेज कॉस्ट कुछ आप सेव कर सकते हो। सिमिलरली उसमें बहुत टाइम तक अगर आपने कोई डेटा एक्सेस नहीं किया तो उसके लिए आप 68% का कॉस्ट सेव कर सकते हो। ऐसे ही डीप ग्लेशियर के लिए है, डीप आर्काइव के लिए है, और ड्यूरेबिलिटी जो मैंने बताया कि आप कुछ न कुछ डेटा लॉस होगा, और इसके बाद ही ये SLA एग्रीमेंट फॉर अवेलेबिलिटी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जो स्टैंडर्ड है और इंटेलिजेंट टियरिंग है, ये आपके एटलीस्ट 3 डेटा सेंटर सपोर्ट करते हैं, ठीक, 3 या 3 से ज़्यादा। अगर आपके किसी रीजन में, मुंबई में मान लो कि 3 डेटा सेंटर्स हैं, तो तीनों डेटा सेंटर को डेटा ये स्टोर होगा। आपका नॉर्दर्न वर्जीनिया है, 6 डेटा सेंटर हैं, तो कोई डेटा आप स्टोर करते हो तो 6 डेटा सेंटर पे स्टोर होता है, ठीक है। फिर आते हैं इनफ्रीक्वेंट में। मान लीजिए कोई डेटा आपको इस टाइप का स्टोर करना है कि जिनकी रिक्वायरमेंट आपको तुरंत नहीं लगने वाली है, आप हफ्ते में या कभी महीने में एक्सेस करने वाले हो, तो कॉस्ट सेविंग के लिए आप इनफ्रीक्वेंट डेटा का इनफ्रीक्वेंट एक्सेस काइंड ऑफ स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी ड्यूरेबिलिटी आप देख लो। और इसके बाद यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी 99.9% की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे बता रहा है, जो पहले 8 सेकेंड था, ये घूम रहा है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 99.9% का मतलब ये है कि डेली 1 मिनट 26 सेकेंड्स का डाउन टाइम आएगा एक दिन के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी ये अवेलेबिलिटी इनका एग्रीमेंट है, SSL सपोर्ट करता है, इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है, लाइफ साइकिल सपोर्ट करता है। लाइफ साइकिल क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब आता है वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इसका मतलब ये है, इसके पहले वाले जितने भी क्लास हम यूज़ करते थे, इंटेलिजेंट टियरिंग ये और स्टैंडर्ड स्टोरेज, ये सब क्या होता था
कि ये एटलीस्ट 3 डेटा सेंटर स्टोर सपोर्ट करता था। कोई डेटा आप स्टोर कर रहे हो तो 3 डेटा सेंटर में आपका डेटा स्टोर होगा। बट अगर आप और कॉस्ट सेविंग चाहते हो तो आप चाहते हो कि किसी एक रीजन में उसके अंदर जो मेरा 3 डेटा सेंटर है, मैं चाहता हूँ एक ही डेटा सेंटर को ये यूज़ करे डेटा स्टोरेज के लिए, तो आप वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली हम ये क्लास इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जब हमें पता है कि ये कोई डेटा है हमारा, उसके लिए मुझे कॉस्ट बहुत कम पे करनी, मैं पे बहुत कम करना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, तो उस केस में आप ये डेटा स्टोरेज काइंड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्ट इन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा भी है, और डिज़ाइन फॉर 99.95%। तो यहाँ से आप इसको चेंज करके कैलकुलेट करके आप देख लो, एक दिन में 7 मिनट्स का डाउन टाइम आपको मिलेगा ये क्लास के लिए। फिर आता है आर्काइव। आर्काइव में क्या होता है कि ये कम से कम 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 1 ईयर, इस टाइप के लिए अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है और आपको इसकी रिक्वायरमेंट साल में बहुत रेयरली पड़ती है, तो आप आर्काइवल यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज मिलता है। जैसे आपको आर्काइव तो यूज़ कर रहे हो ग्लेशियर, बट आपको इंस्टेंट रिट्रीवल चाहिए, तो आप चाहते हो कि मैं डेटा साल में एक बार एक्सेस करूँगा मुझे, बट जल्दी से इसको एक्सेस होना चाहिए। तो अगर आप यूज़ करोगे तो जो कॉस्ट है, आपको कितना कॉस्ट सेव होगा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप एक बार रीड करोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। बट इसकी एक रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट आपके पास जो डेटा रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा आप अपलोड करोगे, उसका साइज 128 KB मिनिमम होना चाहिए। डिज़ाइन फॉर 99.9% अवेलेबिलिटी, और ये आपकी ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, और इसमें हाँ एक चीज़ और बतानी थी ऊपर वाले में, इनफ्रीक्वेंट वन जोन, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि एटलीस्ट आपको 30 डेज़ के लिए स्टोर करना पड़ेगा। अगर आपने 30 डेज से पहले डेटा स्टोर डिलीट कर दिया तो अर्ली डिलीशन का चार्ज लगता है इसमें। तो एक चार्ट अभी नीचे आएगा, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल रिट्रीवल। इसमें कुछ आपको कॉस्ट में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और इसमें ड्यूरेबिलिटी आप देख लो, अवेलेबिलिटी। ठीक है, और ऐसे ही आपको मिलता है डीप ग्लेशियर। और इसमें देखो जो डेटा मुझे मिलेगा वो कितने घंटे के बाद मिलेगा, एटलीस्ट कितना टाइम लगेगा रिट्रीव होने में, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आप इसको रीड करो। अब आते हैं अपने चार्ट पे। ठीक है, डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी, इसकी डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी कितनी है, S3 स्टैंडर्ड के लिए ये है, इंटेलिजेंट टियरिंग के लिए ये है, वन जोन स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए ये है। ठीक है, और वन जोन के लिए ये है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये ड्यूरेबिलिटी सबके लिए सेम है। अब अवेलेबिलिटी ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है SLA। अब आता है अवेलेबिलिटी जोन्स, एटलीस्ट कितने डेटा सेंटर ये सपोर्ट करता है। जो मैंने वन जोन के लिए बताया था, देखो यहाँ पे ये है, बाकी सबके लिए 3 है, मोर देन 3। फिर आते हैं मिनिमम कैपेसिटी, कितना स्टोर करना है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे देखो ये क्लास के लिए जो वन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, यहाँ से आपको एटलीस्ट 128 KB का डेटा एटलीस्ट 128 KB का डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन। अब आप यहाँ पे देखोगे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से लेकर के बाकियों के लिए एटलीस्ट 30 डेज के लिए आपको डेटा स्टोर करना होगा, अदरवाइज आपको अर्ली डिलीशन का चार्ज देना होगा। किसी में 90 डेज है। ठीक है, रिट्रीवल चार्जेस पर GB रिट्रीव का डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप देख लो यहाँ पे स्टोरेज टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप है, लाइफ साइकिल ट्रांजिशन सपोर्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये था हमारा चार्ट। अब हम चलते हैं अपने लैब पे और S3 बकेट क्रिएट करते हैं।
तो बकेट क्रिएट करने के लिए AWS के पोर्टल पे लॉगिन हो जाओ और यहाँ से आपको ग्लोबल सर्च से S3 सर्च कर लेना है, तो आप इसी पेज पे आ जाओगे। इसके बाद S3 पे आने यहाँ इस डैशबोर्ड पे आओगे। पेज थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है, तो ठीक है। अगर आपको बकेट क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप बकेट्स में डायरेक्टली चले जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास कोई बकेट है या नहीं। तो मेरे केस में पहले से ही मेरे पास एक एशिया पैसिफिक में मैंने एक बकेट क्रिएट करा था। अब मैं यहाँ से एक बकेट फिर से क्रिएट करता हूँ और अब हम हर एक स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ पे जो बकेट का नाम रहेगा, जिसकी जो मैं नाम दूंगा वो क्या होता है कि एक सब डोमेन टाइप का आपको क्रिएट होगा। तो पहली बात तो हमें जो यहाँ पे नेम देना है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेस्ट क्रिएट करता हूँ, टेस्ट बकेट, ठीक है, और क्रिएट करने जाऊँगा, देखो एरर क्या थ्रो कर रहा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने बताया था ना कि DNS की वजह से आपको यहाँ पे एक यूनिक नेम देना पड़ेगा। तो मैं क्या देता हूँ, DevOps Hangout Bucket 1001, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से बताना है कि आपका रीजन कौन सा है। रीजन के बाद जैसे मान लो कि मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया या कोई रीजन चूज़ करना चाहता हूँ। लैब के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम नॉर्दर्न वर्जीनिया ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ से मैंने नॉर्दर्न वर्जीनिया ले लिया। अब इसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है कि कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट। मान लो कि आपके किसी बकेट में बहुत सारी सेटिंग्स, बहुत सारी पॉलिसीज लगी हैं, वही सारा कुछ आप इस बकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो तब आप क्या करोगे, वो बकेट को चूज़ कर लोगे। ऑब्जेक्ट का जो ओनरशिप है उसको आप चाहते हो कि इनेबल करना, तो आप इनेबल कर सकते हो, बट रिकमेंडेड है कि आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत सारे टास्क ऐसे परफॉर्म करते हो कि जिसकी वजह से आपके डेटा में जो अपेंड होता है डेटा, उसमें प्रॉब्लम आए। तो इस वजह से आप क्या करो, ACL को डिसेबल ही करके रखो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इस बकेट को आप क्या करो, पब्लिकली नहीं रखना है। अगर आपको पब्लिक रखना है ये बकेट, तो आपको इसको अनचेक कर देना है। अगर आप चेक करते हो, इसका मतलब ये है कि जो आप बकेट क्रिएट कर रहे हो वो प्राइवेट बकेट है। इसके बाद वर्जनिंग आता है। ये वर्जनिंग वगैरह हम बाद में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, इसका लैब करेंगे, वर्जनिंग क्या होता है। अभी के लिए ये सब मैं डिसेबल कर रहा हूँ। और जो इंक्रिप्शन है वो मैं S3 का ही इंक्रिप्शन यूज़ करने वाला हूँ। एंड देन क्रिएट बकेट। ये देखिए बकेट हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। नॉर्दर्न वर्जीनिया बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक यहाँ पे मेंशन करा है, और ये बकेट हमने कब क्रिएट किया, क्या टाइम है UTC में, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं बकेट के अंदर। बकेट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स मिलता है, प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, जैसे रीजन क्या है, वर्जनिंग इनेबल करना है या नहीं करना है। जब हम बकेट क्रिएट कर रहे थे ये सारा कुछ मिला था हमें ऑप्शन। फिर आता है परमिशंस में आपको पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है, यहाँ से बाद में भी आप कर सकते हो। ये मैट्रिक्स है आपका। इसके बाद ये आपको एक काइंड ऑफ मॉनिटरिंग देता है ये। इसके बाद आता है मैनेजमेंट में आपको लाइफ साइकिल रूल, रेप्लिकेशन रूल, इसके बाद इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सेस पॉइंट। तो ये था हमारा लैब, जिसमें हमने डिस्कस किया कि S3 क्या होता है, और S3 में कोई भी ऑब्जेक्ट हम अपलोड करते हैं तो हम किस टाइप में, कितने टाइप के स्टोरेज क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमने क्रिएट किया अपना बकेट। तो मैं ये वाला लैब यहीं तक रख रहा हूँ। इसके बाद अब हम अपने दूसरे लैब में बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और बारी बारी से हर चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।